जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स पर थोड़ा कमांड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सफलता पाना चाहते हैं तब आपको सही में आपको प्रीवियस ईयर्स को देखना पड़ेगा कि कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और नहीं बनते हैं। सो वरना पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ने वाले हैं। क्या सब ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शांत माइंड से रहिएगा, जितना ज़्यादा आप शांत रहिएगा उतना दूर तक आप जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला कि भारत में रोजगार प्रदान करने की बात किया जा रहा है। तो देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रोजगार तो प्राइमरी सेक्टर में ही अभी है। देश की 55% जनसंख्या आपको इसी में लगने को मिलेगा। लेकिन क्या जीडीपी में इसका योगदान है? नहीं। लेकिन क्या क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? नहीं। क्या दिया गया है? प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर की बात किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है। तो देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको रोज़गार अभी के फ़िलहाल के दरमियान में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ ना बदलते रहता है, ठीक है? तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि आपको जैसे में आप कहीं भी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आपको सूती वस्त्र उद्योग है, गन्ना है, फिर उसके बाद में आईटी सेक्टर में, ये सब जो निजी क्षेत्र भी है, ठीक है ना? तो निजी क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा रोज़गार अभी फ़िलहाल देखने को मिला है, क्योंकि बदलते रहता है। तो अभी की तुलना में देखें तो सबसे ज़्यादा रोज़गार अभी आपको प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को मिल रहा है, निजी क्षेत्र में ही, ठीक है? लेकिन उस समय की बात किया जाए तो उस समय कौन-सा था, जब 2000 आंसर है 10 का, तब कौन-सा हो सकता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अगर हाँ, इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट जीएसवाई मानसिंह, और सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे ज्वाइन करिएगा, फिर उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या बोला गया कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो अभी हम जानते हैं कि सभी कोई जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम यहाँ पे ईज़ी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, ठीक है? उतना तो सब आप जानते हो। उस ये अब आप हमको बताइएगा कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत सरकार ने कौन-सी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपना लिया था? तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चला था, जो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 56 तक चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 तक चला था। और यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ था कि भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। समझ में आया? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी भी देखने को मिलेगी और क्या आपको सरकारी कंपनी भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात बताते हैं कि अगर सुई का एक हम मान लें कि कोई वस्तु का उत्पादन करना है, तो उस चीज़ का आपको सरकार भी उत्पादन कर रही है और कोई निजी क्षेत्र का भी उत्पादन कर रही है। कुछ क्षेत्र में प्रतिबंध होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? अब आपके सामने है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार, यानी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? यानी नोट, अथी वाला, कागज वाला कौन जारी कर सकता है? तो सबको जानते हैं कि आरबीआई। बट आरबीआई की तो जानते हैं, तो अब हम आरबीआई के बारे में और बता देते हैं कि आरबीआई का एक्ट कब आता है। तो एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट आता है 1934 को आता है, ठीक है? ये कौन से समिति के सिफारिश पर आता है? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, ठीक है? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल को हो जाता है इसका स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को हो जाता है। तब आप पूछिएगा नहीं कि अच्छा इसका प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ था, ठीक है? कौन? ओसबॉर्न स्मिथ था इसका प्रथम गवर्नर, ठीक है? यहाँ तक तो हो गया। बट एक चीज़ और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अच्छा, ये तो अंग्रेज था ना? तो हाँ, हाँ, बिल्कुल अंग्रेज ही था। तो भारतीय कौन थे? तो भारतीय की बात करते हैं तो वो भारतीय थे सीडी देशमुख। कौन थे? तो सीडी देशमुख। समझ में आ गया? चलिए, आपको दिक्कत है? चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्या बोला गया है कि रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हो, अभी हमने देखा कौन सा 1935। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? वित्तीय नीति का अभिप्राय, जैसे में वित्तीय नीति यानी खर्च वगैरह करना है तो उसकी नीति का अभिप्राय मतलब क्या क्या है? देखिए, कराधान संबंधी नीति। अरे भैया, वित्तीय जिसमें कितना कर लगाना है, नहीं लगाना है, कितना टैक्स आया, कितना नहीं आया, सब वित्तीय से संबंधित है, तो ये तो होगा। सार्वजनिक व्यय की नीति, कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ पे कौन सेक्टर में हमको पैसा देना है, सब वित्तीय से संबंधित है, ये भी होगा।
सार्वजनिक ऋण संबंधी, ऋण भारत सरकार कितना लिया है, नहीं लिया है, किसी देश को कितना दिया है, नहीं दिया है, सब वित्त से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत सबसे अधिक निर्यात करता है, तो 2010 के क्वेश्चन है, तो 2010 के अनुसार से देखते हैं तो सबसे ज्यादा भारत जो निर्यात करता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कोयला निर्यात करता है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है। देखिए चावल का उत्पादन तो भारत सरकार करता है, भारत करता है, सरकार नहीं, भारत करता है चावल का, लेकिन उपभोग बहुत ज्यादा कर लेता है, ठीक है। चीनी के मामले में भी वही हाल है, उपभोग, उत्पादन तो करता है बट उपभोग कर लेता है। समझ में आ गया। अब यही बात है कि कोयला जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता तो है, करने के साथ साथ में भेजता भी है दूसरे देश को, ठीक है। लो भैया लो कोयला लो। तब आप बताइएगा कि कोयला का कितने प्रकार होते हैं। तो कोयला की बात करते हैं तो एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है पीट कोयला, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये सबसे बढ़िया कोयला किस्म है, बढ़िया किस्म का कोयला है। और बिटुमिनस कोयला जो है इससे थोड़ा सा नीचे का है, और ये है इससे नीचे का सबसे खराब कोयला ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रासाइट कोयला का भारत में ज्यादा क्षेत्र नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला का क्षेत्र कौन सा है, बिटुमिनस का क्षेत्र है, क्योंकि ये देखिए बढ़िया चीज में भारत में रहबे नहीं करता है, समझ गए। प्राकृतिक भी गजबे है। तो सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में कौन सा कोयला है, तो बिटुमिनस कोयला है। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब हम आंसर पर चलते हैं, तो आंसर हमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोलता है कि भारत सबसे अधिक आयात करता है, इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा क्या मंगवाता है। आपको पता है कि यहाँ से अगर हमको वहां जाना है ना, हर किसी को जाना है तो तुरंत ही एकदम गाड़ी निकाल रहे, गाड़ी 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 पे दम तुरंत ही उड़ा देता है। सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार सबसे ज्यादा मंगाती है। चलिए आगे बोला क्या गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में किस देश की प्रधानता थी। अब देखिएगा ये सब क्वेश्चन कभी भी लड़ने वाले नहीं है, ये सब क्वेश्चन खुद के कंसेप्ट से बनते हैं, एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं। क्या बोला गया कि स्वतंत्रता से पूर्व तो भारत किसका गुलाम था, तो कहिएगा कि गुलाम तो था अंग्रेज का। तो अंग्रेज का गुलाम था तो अंग्रेज से जिस से सबसे ज्यादा व्यापार करेगा नहीं, और कौन देश से व्यापार करेगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा पूंजी एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है, जिसे अब देखिएगा दो तरह के कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, ठीक है। हम सभी यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश पहले एसएलआर को देख लेते हैं। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि जैसे में आपके पास में आरबीआई एक रेट तय करती है, ठीक है, कि इतना % हिस्सा आप क्या कर सकते हैं, खुद के पास रख सकते हैं। या तो वो सिक्योरिटी के रूप में होगा, या तो सोना के रूप में होगा, या बॉन्ड के रूप में होगा, या कुछ पैसे के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, इतना पैसा आपको रखना है तो रखना है, जरूरी है। ये कौन जारी करती है, तो ये आरबीआई जारी करती है। एसएलआर के तहत में इतना इतना ये तो सिक्योरिटी रखेगा, ठीक है, या तो कोई जो है वो क्या रखता है, पैसा रखेगा, या तो सोना रखेगा, या तो बॉन्ड वगैरह ये सब रखेगा। अच्छा ठीक है, एसएलआर तो समझ गए, ठीक है। अभी ये जो है खुद के पास रखेगा, एसएलआर जो है ये खुद के पास रखेगा, बैंक जो है खुद के पास रखती है। लेकिन सीआरआर क्या होता है, तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, जैसे में अभी आरबीआई तय करती है कि देखो भैया तुम्हारे जितना शेयर है उस शेयर का कुछ % सरकार तय करती है, आरबीआई तय करते रहती है कितना % रखना है नहीं रखना है, जो ये बदलते घटते रहता है। वो क्या होगा ना कि मेरे पास तुमको जमा करना पड़ेगा, वो भी कैश में। कितना, कैश में। समझ में आ गया। चलिए तो यही बात यहाँ पे पूछा गया है, तो अब यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। तो कैश रिजर्व रेशियो आरक्षित कोष अनुपात की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए गतिमान तो होगा नहीं, गतिमान कहाँ, स्थायी नहीं, बैंक निधि कहाँ सोचेगा। अब यहाँ पे आरक्षित कर देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, बट इस तरह के क्वेश्चन जब आपको हिंदी कंफ्यूजन पैदा करे ना, तब आप सीधा अंग्रेजी पर जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ज्यादा नजदीक तो कौन लग रहा है, यही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम मनमोहन की सरकार की जब मनमोहन सरकार थी, तो उस समय की बात करते हैं, तो कब की बात करते हैं, तो 14 नवंबर की बात करते हैं। 14 नवंबर कब, तो 2004 की बात करते हैं। ये क्या किया गया था, ये वाला राष्ट्रीय काम के बदले अनाज,
ठीक है, काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू किया गया था? अंत्योदय अन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंत्योदय अन्न, तो आप अन्न देखते हैं तो अन्न कैसा होता है? गोल गोल आकार का होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको याद रहेगा कि अंत्योदय अन्न, अन्न मतलब कि अनाज से संबंधित है। कब शुरू किया गया था? तो गोल गोल आपको याद रखिएगा, तो ऐसे एक तरह से आपके छवि बन जाएंगे कि 2000 में तो गोल गोल आ रहा है ढेर मनी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी वर्चस्व है? देखिएगा, अगर वर्चस्व की बात करते हैं तो जैसे में मतलब कि डोमिनेंस सबसे ज्यादा अभी किसका है? तो देखिएगा, अभी भी की अगर बात करते हैं तो अभी भी तो प्राइवेट सेक्टर का ही है ना। सॉरी, प्राइवेट सेक्टर बोल दिया, पब्लिक सेक्टर का ही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कि देखिएगा 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिएगा किस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा था, दे दिया एक ठुल्ले एकदम। अब इसमें बहुत सारे बच्चे लोग उड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 7वीं एवं 8वीं। अब हम पहले 7वीं की और 8वीं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर हम 1992 की बात करते हैं, 92 से कब से 97 तक। ठीक है, 1992 से लेकर के कब तक चलती है? ये 97 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो आप कहिएगा कि ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके पहले 7वीं की बात किया जा रहा है, तो 7वीं कब से था? 1985 से लेकर के कब तक? 90 तक। ठीक है ना। अरे ये 8वीं पंचवर्षीय, इसको मिटाते हैं, रुकिए। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि 2 साल तो गैप रहा था। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, और ये कौन सी है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है। तो पूछा क्या गया है कि 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा। अब देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा। अब एक यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। दिमाग ये लगाना है। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 24 जुलाई, ठीक है, 1991 को सरकार क्या कर देती है? एलपीजी कर देती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि अपने क्षेत्र को, दरवाजे को खोल देती है। खोल देने का मकसद क्या होता है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं। जब विदेशी इन्वेस्टमेंट आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ेगा कि घटेगा? तब आप कहिएगा कि भैया ये तो बढ़ेगा, क्योंकि उस 91 के पहले तो खोला हुआ था ही नहीं। अरे 91 के पहले खोला हुआ था, सब सरकारें करती थी। का निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी ज्यादा रहेगा? तो कहिए कि ना, निजी क्षेत्र में ज्यादा हिस्सेदारी कहाँ से रहेगा। तो अब खुद बताइएगा कि ये बड़ा 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ये 91 से पहले का है। तो आप खुद बताइएगा कि निजी क्षेत्र का हिस्सेदारी कम रहेगा कि ज्यादा? क्योंकि ये वाला में खोला है तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अरे इससे तो ज्यादा ही ना आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। खोला है तो कुछ ना कुछ तो अबे ही करेगा। तो अब समझ में आ गया कि इसमें 7वीं में क्या था, कम रहेगा कि ज्यादा? तो कहिए कि अच्छा, देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से घुमा दिया, तो कम ही रहेगा ना। इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ना इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोला गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा। देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना जब चला था तो उस समय क्या था ना, तो पहले हम देख लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना चला कब था। चलिए देख लेते हैं। 1951 से लेकर के 56 तक प्रथम चला था। द्वितीय की बात कर लेते हैं, तो द्वितीय कब तक चला था? 56 से लेकर के 61 तक चलेगा। और 61 से लेकर के 66 तक कौन चलेगा? तृतीय चलेगा। और 69 से लेकर के 74 तक क्या चलेगा? 1 2 3 चौथा चलेगा। और 74 से लेकर के 78 तक क्या लगेगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 80 से लेकर के 85 तक क्या चलेगा? क्या चलेगा? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना। और यही जो छठी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, 80 से 85 इधर हम लिखते हैं, 80 से 85। और इसी से 80 से 85 में जब छठी पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों का काफी ज्यादा उत्पादन हुआ था।
और इसको द्रुतगामी उद्योग भी बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित जो भी उत्पादन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो द्रुतगामी उद्योग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि 8वीं योजना की प्रकृति थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्त है, मतलब कि अच्छा है, हिलने वाला बहुत कम चांस लगता है ऐसे। देखिएगा, 8वीं योजना की प्रकृति थी। 8वां योजना अभी हमने चर्चा किया, कब आया था, तो कहिए कि 1992 से लेकर के 1997 तक। ठीक है, देखिएगा इसमें केंद्रीभूत नियंत्रण मतलब कि सेंट्रलाइज्ड की बात किया जा रहा है, और एक है दिशा निर्देश। देखिएगा, और फिर एक ठो है दोनों। अब देखिएगा, हम बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया कि 24 जुलाई की बात करते हैं, 1991 को क्या करती है कि नियंत्रण जो होती है बहुत से क्षेत्र में अपने नियंत्रण को हटा देती है कि अरे भैया तुम भी आओ इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, बहुत से क्षेत्र में ये क्या करती है, ये केंद्रीभूत नियंत्रण यानी सेंट्रलाइज जो किया हुआ था वो सबको हटा देता है, लेकिन बहुत से क्षेत्र में हटाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सब में हटाइए देता है, नहीं, कुछ अपने पास रखता भी है, ऐसा नहीं है कि सब में हटाइए देता है, लेकिन अधिकांश में क्या कर देता है, ये केंद्रीभूत जो था वो हटा देता है। दिशा निर्देश जो जारी ये क्या करता है कि एलपीजी भी लेकर के आता है। एलपीजी में क्या करता है कि दिशा निर्देश ये दिया जाता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना क्षेत्र में क्या देना है, नहीं देना है, कौन से क्षेत्र में वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा। जैसे मैं परमाणु सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या परमाणु सेक्टर में कर रहा है कोई भी प्राइवेट कंपनी? कहेगी नहीं, कहीं में कभी नहीं करेगा। तो यही दिशा निर्देश जारी किया गया था सरकार के द्वारा, कब, तो 24 जुलाई 1991 को। तो अब क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? तब समझ में आ गया ना कि दोनों बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई बना के आ भी जाएंगे ना तो वो केवल अंथाइये ही बना करके आएंगे, और ये सब क्वेश्चन बहुत नॉलेज के बाद ही आपको बन पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा कि क्योंकि हम आपको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे मेहनत लगता है, तब हम आपके सामने कुछ यहाँ पे देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आपके पास में पहुँचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ हुआ, तो अभी हमने देखा कि 1992 से लेकर के 97 तक में 8वीं चला था। तो 1997 से लेकर के 2002 तक चलेगा कौन, 9वीं चलेगा। तो 97 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्या बोला गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब होता है, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मार्च और अप्रैल दोनों दिया हुआ है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत के जो क्या है वित्तीय वर्ष जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बताते चलते हैं कि 15 मार्च कब, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि चतुर्थ योजना में किन किन कार्यों पर सरकार ने बल दिया। चतुर्थ योजना की बात किया जा रहा है, चतुर्थ। ठीक है, तो चतुर्थ यानी चतुर्थ कब से कब तक चला था, तो पहला चला था 51 से लेकर के 56 तक, दूसरा 56 से लेकर के कहाँ 61, और 61 से लेकर के 66, और 69 से लेकर के 74। यही में किया गया है कि किस पर किया गया था कि सरकार ने बल दिया था, तो सरकार ने बल दिया था सामाजिक कल्याण पर। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज याद करने वाले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे समझाने वाले रहते हैं हम बिल्कुल वहां पे बताते चलते हैं। क्या बोला गया था, 5वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिएगा 5वीं योजना, अब 5वीं योजना कब आता है, तो 1974 से लेकर के 78 तक में। इसमें क्या फोकस किया गया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, अब जो आप जानते होंगे कि 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ का, और इसमें फोकस किया गया कि गरीबी को हटाना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, कब की गई। देखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की बात करते हैं
तो ये फरवरी 2000 ईस्वी में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा किया जाता है। समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा की बात करते हैं तो ये कब क्या होता है, तो ये फरवरी 2000 में इसका घोषणा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय, जैसे में आप उत्पादन करते हैं तो सबसे आपको बेसिक चीज क्या जरूरी पड़ता है, सबसे पहले तो आपको भूमि चाहिए, फिर उसके बाद में आपको पूंजी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए, श्रम चाहिए, और फिर इंटरप्रेन्योरशिप यानी साहसी चाहिए, यानी जोखिम उठाने की क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घाटा चल गया और फांसी लगा लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घाटा जा भी सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रमुख है भूमि। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष मतलब समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लगाए कोई और को, देना कोई सी और को पड़ जाए। मृत्यु कर की बात करते हैं तो ये क्या कर होता है, जैसे में किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके जो संपत्ति के जो किसी दूसरे के नाम से, बेटे के नाम से किया जाएगा या कुछ किसी और के नाम से, तो उस पर जो टैक्स लगता है उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उपहार कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स कर है। ठीक है, लेकिन सीमा शुल्क कर की बात करते हैं तो जैसे में भारत सरकार क्या, जैसे में आपने कोई चीज का उत्पादन किया, आपको चाइना भेजना है तो सीमा पर आपको टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो वो कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा आप खुद बताइएगा। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। आगे क्या बोला गया है कि भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं, तो भारत में सबसे सूती वस्त्र के अधिक कारखाने की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज बात करते हैं तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग में लगभग 5 करोड़ के आसपास में यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग में लोग रोजगार में कार्यरत हैं। चलिए, क्या बोला गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति धीमी रही। देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात बोला जाता है तो कब से कब तक चला था, 1961 से लेकर के 66 तक। क्यों धीमे रहा था भैया, आपको पता है? हाँ, पता तो है ही है। 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध करना पड़ गया, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान से, और लगले लगले सुखाड़। समझ में आ गया? तो ये सब के कारण जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो स्थिति था काफी ज्यादा खराब हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, क्या बोला गया है कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार ले लिया, यानी रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में ले लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब की बात करते हैं तो ये कब होता है, तो बोलिए कि राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में होता है। और अभी हमने चर्चा किया कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब होता है, जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के मालिक कौन होगा, तो पब्लिक सेक्टर के मालिक सरकार होगी, और कौन होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे फुल टॉस है। क्या बोला गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संगठन की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं ना, उसको 4 क्षेत्र में बांटा गया है। तो पूछिए कि कौन कौन। देखिएगा, अगर पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हिंदी में लिख देते हैं तो ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, आसान लगेगा। वित्तीय विभागीय उपक्रम। ठीक है, कौन सा, तो विभागीय उपक्रम। ये उपक्रम क्या होता है, देखिएगा बताते हैं। ये जो होता है ना, सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा, एकदम सीधा सीधा कंट्रोल देखेगी। ठीक है, सीधा सीधा सरकार कंट्रोल देखती है इस पे। तो आप पूछिएगा कि जैसे में, तो जैसे में रेलवे सीधा सरकार के नियंत्रण में है और इसके लिए जिम्मेदार इसका मंत्रालय होता है। ठीक है, रेलवे हो गया, डाक हो गया, ये सब जो है आपको, ये सब विभागीय यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, उपक्रम है, विभागीय उपक्रम है। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी की बात करते हैं तो पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये समझ में नहीं आया, तो जैसे में इसका जानते हैं क्या होता है कि जैसे में कोई बिल या विधेयक के द्वारा इसको स्थापना किया जाता है। ठीक है,
इस तरह की जो कंपनी होती है, लेकिन ये भी सरकार के ही हाथ में होती है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के हाथ में होगी। सरकार के ही हाथ में होती है, लेकिन इसमें कुछ ढिलाई भी दिया जाता है। इस समय में कोई ढिलाई नहीं है, लेकिन इस समय ढिलाई भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे में आपको समझ में आता होगा LIC, तो ये कौन सी है? पब्लिक कारपोरेशन, क्या है? पब्लिक कारपोरेशन ये है, कंपनी है, ठीक है। अगर तीसरी की बात करते हैं तो ये तीसरा कंपनी क्या होता है? तो तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी। ये क्या होता है? जिसमें सरकार का शेयर 51% हो, कम से कम है, मैक्सिमम जितना हो सकता है, इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। जॉइंट वेंचर्स एक होता है, तो जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? तो जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं तो जिसमें सरकार का हिस्सेदार 51% से कम हो सकती है, ठीक है ना। 51% से कम हो सकती है। अगर 51% हो गया तो समझिए कि ये कौन सा सेक्टर में आ गया? गवर्नमेंट कंपनी में आ जाती है। लेकिन 51% से कम शेयर में है, सरकार भी अपना शेयर खरीद के रखे हुए है, तो उसको जॉइंट वेंचर कंपनी बोलते हैं। तो समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए, यहीं तक वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो मेरा मेहनत दिखा होगा, तो थोड़ा वगैरह सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो देखिएगा, थोड़ा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी तरीके से अच्छे से लेकर के आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।